एक कहानी जो 4,05,000 साल पुरानी। सोचिए आप ऐसे एक छोटी सी नाव में बैठे हैं नाइल नदी के किनारे, शाम का वक्त है और आपके सामने खड़े हैं 3 बड़े बड़े पिरामिड, खुर्फ, खाफिर और बिकर। उनकी ऊंचाई जैसे लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये पिरामिड आज से 4,05,000 साल पहले बनाए गए थे। उस वक्त में ना ही कोई बुलडोजर था, ना ही कोई क्रेन और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर भी इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बनाए गए कि आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें मिस्ट्री, हिस्ट्री, साइंस और कुछ लोगों के मुताबिक एलियंस तक शामिल है। पिरामिड ऑफ गाजा 3 बड़े बड़े पिरामिड्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इनमें सबसे बड़ा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफ्र, जो अपने कंप्लीशन के वक्त ही लगभग 146 मीटर ऊंचा लंबा था। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कि पिरामिड फेरोस के टॉम्ब्स थे जिन्हें उनकी आफ्टर लाइफ के लिए बनाया गया था। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन की कहानी बिल्कुल ही सिंपल नहीं है। हर एक स्टोन ब्लॉक का वेट एवरेज में लगभग 2.5 टन था और ग्रेनाइट के हैवी ब्लॉक्स को साउथर्न इजिप्ट से नाइल नदी के थ्रू लाया गया था। और जो लोकल लाइमस्टोन, जो कि केसिंग स्टोन्स थे, वो बिल्कुल ही अलग क्वालिटी के थे। इतनी स्मूथ की जब उन पर धूप पड़ती थी तो सूरज की रोशनी भी उनसे थी। अगर हम इनकी प्लेसमेंट की बात करें तो ये बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। पिरामिड के स्टोन ब्लॉक इतनी प्रिसाइज के साथ फिट किए गए थे कि उनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुस सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ था। अब सोचिए बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इतना प्रिसाइज अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ तक कि नासा के एक्सपर्ट भी इस अलाइनमेंट को बियॉन्ड रिमार्केबल कह चुके हैं। और अब यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड का ये अलाइनमेंट और इन कॉन्स्टेलेशन से मैच करता है, जो हमें ये साबित करता है कि शायद पिरामिड टॉम्ब्स नहीं थे बल्कि एक कॉस्मिक हिस्सा थे जो जमीन आसमान से जोड़ता था। अगर हम पिरामिड के अंदर के लेआउट की बात करें तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस हो जाता है। इसके अंदर मौजूद है मेज लाइक पैसेज, यानी ऐसे रास्ते जो भूल भुलैया जैसे लगते हैं, जहाँ बिना मैप के चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। फिर आती है एक ग्रैंड गैलरी, एक लंबी, ऊंची और बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर बनी हुई गैलरी, जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी मैसिव स्ट्रक्चर को इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे डिजाइन किया गया होगा। इसके बाद आता है किंग चैम्बर, जहाँ एक बड़ा सा ग्रेनाइट रखा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये चैम्बर पिरामिड के बिल्कुल सेंटर के पास नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक हाइट पर और एक स्पेसिफिक पोजीशन पर बनाया गया है। साथ ही मौजूद है क्वीन चैम्बर, जो नाम के बावजूद शायद कभी किसी क्वीन के लिए यूज ही नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसका पर्पस कुछ और ही था, शायद रिचुअल्स या एनर्जी से जुड़ा हुआ। और फिर आता है मल्टीपल एयर शाफ्ट, जो सिर्फ हवा के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट करता है। यानी पिरामिड से बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर भी परफेक्टली प्लान था। और हैरानी की बात यह है कि ये शाफ्ट किसी भी डायरेक्ट एग्जिट पॉइंट तक नहीं जाता। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो ये एक सिंपल ब्यूरियल साइट का डिजाइन नहीं लगता बल्कि एक केयरफुली प्लान टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसा महसूस होता है। साथ ही 2017 में स्कैन पिरामिड नाम के एक प्रोजेक्ट ने एक और शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने किंग चैम्बर के बिल्कुल ऊपर लगभग 30 मीटर लंबा एक हिडन वॉइड डिटेक्ट किया। इस वॉइड तक पहुंचने का कोई फिजिकल एक्सेस पॉइंट नहीं मिला और न ही किसी भी एशियन रिकॉर्ड में इसका कोई मेंशन था। और अब कुछ का कहना है कि शायद ये एक सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ चैम्बर हो जिसे पिरामिड के वेट को बैलेंस किया जाता हो। लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक सील्ड वॉल्ट हो सकता है या शायद फ्यूचर के लिए बनाया गया एक टाइम कैप्सूल इस सही वक्त इंतजार कर रहा है। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर यहाँ पर फेरोस को ब्यूरी किया गया था तो उनकी मम्मीज कहाँ हैं? जब सबसे पहले एक्सप्लोरर्स ने पिरामिड को खोला था तब उन्हें एक भी मम्मी नहीं मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि ये मम्मीज चोरी हो चुकी हैं या फिर फेरोस को कभी यहाँ रखा ही नहीं गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स असल में सेरेमोनियल या सिंबॉलिक मोन्यूमेंट्स थे, न कि कोई एक्चुअल ब्यूरियल टॉम्ब्स। और हो सकता है कि असली टॉम्ब्स आज भी डेजर्ट के नीचे कहीं छुपे हुए हैं, इतनी गहराई में कि उनकी लोकेशन आज तक हमें नहीं पता। शायद इसीलिए चाहे हम कितनी भी रिसर्च कर ले, पिरामिड ऑफ गिजा आज सबसे बड़ी राज को अनपाए हुए हैं। अब आते एक ऐसी फैसिनेटिंग थ्योरी जो कहती है कि पिरामिड सिर्फ टॉम्ब्स नहीं थे बल्कि एक एशियन पावर प्लांट हो सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड को कुछ इनर चैम्बर्स ग्रेनाइट से बने हुए थे और ग्रेनाइट में होता है हाई क्वांट्स। अब क्वांट्स एक ऐसा मटेरियल है जो वाइब्रेशन के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी प्रेशरियल मूवमेंट से एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही एशियन टाइम्स में नाइल नदी पिरामिड के काफी पास से फ्लो करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि वाटर मूवमेंट और पिरामिड की परफेक्ट ज्योमेट्री मिलकर एक पावरफुल रेजोनेंस क्रिएट करती होगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी अननोन एनर्जी फील्ड को जनरेट करती है। और अगर ये थ्योरी सही है तो पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी
जिसका राज हम आज तक नहीं समझ पाए। अब कुछ रशियन रिसर्चर्स ने इन्हीं पिरामिड्स पर एक एडवांस टेस्ट किए और उन्हें ये पता चला कि पिरामिड की नेचुरल शेप के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाती है। मतलब कुछ टाइप की एनर्जी जो आप नेचुरली बूस्ट करके आगे ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर ये नॉलेज एशियन इजिप्टियंस के पास थी तो बिना किसी डाउट के वो वायरलेस एनर्जी को यूज कर रहे होंगे। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरी टेक्नोलॉजी मिस कर दी जो हजारों सालों पहले से एग्जिस्ट करती थी। शायद पिरामिड से पास के मोनूमेंट्स नहीं है बल्कि वो वार्निंग या मैसेज है जो ह्यूमंस को याद दिलाते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पहले भी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि तो आज हम और क्या क्या भूल चुके हैं। और अब बात आती है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी, एलियंस का इन्वॉल्वमेंट। कुछ लोगों को कहना है कि गीजा के पिरामिड्स का अलाइनमेंट बिल्कुल ओरियन कॉन्स्टेलेशन के स्टार से मैच करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेट पिरामिड का बेस डायमेंशन अर्थ की कर्वेचर के रेशियो के साथ भी अलाइन होता है। अब यहीं से आती है सबसे शॉकिंग कैलकुलेशन। अगर हम कंस्ट्रक्शन के ऑफिशियल टाइमलाइन को माने तो लगभग 20 साल में 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक यूज किए गए थे। इसका मतलब हुआ हर 2 मिनट में एक स्टोन ब्लॉक प्लेस किया गया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन कैपेबिलिटी थी या फिर इसके पीछे कोई एडवांस नॉलेज या शायद कोई और ही मदद थी? क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी इतना प्रिसाइज, इतना मैसिव और इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन कर पाना आसान नहीं। तो फिर सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, पिरामिड किसने बनाया? अब बात करते हैं एशियंट कार्विंग्स की। कुछ कार्विंग्स में ऐसे फिगर्स दिखते हैं जो हेलमेट पहने हुए लगते हैं और उनके हाथ में ऐसे टूल्स हैं जो बिल्कुल ड्रिल्स या लेजर कटर जैसे नजर आते हैं। एशियंट इजिप्शियंस इन्हें गॉड कहते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में देवता थे या फिर स्पेस से आए विजिटर्स? मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सेस्मिक स्टडीज में पिरामिड के नीचे से हॉलो रेजोनेंस टाइप साउंड डिटेक्ट हुई है। ये साउंड एक स्ट्रॉन्ग हिंट देती है नीचे शायद अंडरग्राउंड चैम्बर मौजूद है, या फिर हो सकता है कि एक पूरी सब टेरिटरी सिटी ही छुपी हो। थ्योरीज का कहना है कि ये सिटीज आज भी सील्ड है और इसके अंदर मौजूद है ए लेजेंडरी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें प्री ह्यूमन सिविलाइजेशन का नॉलेज डिटेल में स्टोर्ड है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोगों का दावा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे सबूत देखे हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो सवाल फिर वही रह जाता है, क्या पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारतें हैं या फिर वो एक ऐसी गेटवे हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री के उस चैप्टर तक ले जाती है जो शायद ह्यूमन ने कभी पढ़ा ही नहीं। अब हम जा रहे हैं ऐसे कुछ सीक्रेट्स पर जो बहुत ही कम लोगों को पता है और जिन्हें जानने के बाद पिरामिड को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। ये वो राज है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते, जो गाइडेड टूर्स में नहीं बताए जाते और जिन पर अक्सर खामोशी छाई रहती है। कुछ सीक्रेट साइंस से जुड़े हुए हैं, कुछ हिस्ट्री से और कुछ ऐसे हैं जो लॉजिक को सीधा चैलेंज कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ऐसे पिरामिड्स की उन पहलुओं पे बात करने जा रहे हैं जहां हर जवाब एक सवाल पैदा करता है। तो मिसिंग कैपस्टोन मिस्ट्री। ग्रेट पिरामिड के बिल्कुल ऊपर कभी एक कैपस्टोन यानी पिरामिड होने का रिकॉर्ड मिलता है। ये कैपस्टोन पॉलिश लाइमस्टोन का बना हुआ था या फिर इलेक्ट्रम का, एक ऐसा मेटल जो सनलाइट को इतनी जोर से रिफ्लेक्ट करता था कि वो किलोमीटर दूर तक चमकता था। सोचिए, जब सूरज की एक पहली किरण ग्रेट पिरामिड के टॉप से टकराती होगी तो पूरा स्ट्रक्चर एक रोशनी के बीकॉन जैसा दिखता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, ये कैपस्टोन गया कहाँ, कब और किसने इसे हटाया होगा? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद इसे लूट लिया गया होगा, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि ये कैपस्टोन सिर्फ डेकोरेशन नहीं था बल्कि एक फंक्शनल एनर्जी कंडक्टर था और उनके मुताबिक इसे जानबूझकर रिमूव किया गया होगा ताकि पिरामिड इनएक्टिव हो जाए। अगर ये थ्योरी सच है तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा किया क्यों गया होगा और ऐसा क्या था बंद करना जरूरी था? द डोर इनसाइड एयर शाफ्ट। 1993 में एक रोबोटिक कैमरा ट्विन चैम्बर की नैरो एयर शाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। जब ये कैमरा लगभग 65 मीटर अंदर तक गया तो रिसर्चर्स को एक और स्टोन का डोर डिटेक्ट हुआ। इस डोर के अंदर कॉपर के हैंडल्स इनबिल्ट थे, यानी यहीं पर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि अगर ये सिर्फ वेंटिलेशन शिफ्ट होता तो डोर्स और हैंडल्स का कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर 2002 में एक और एडवांस रोबोटिक भेजा गया। इस बार रोबोट ने उस डोर को केयरफुली ड्रिल किया और जैसे उस डोर के पीछे देखा गया तो वहाँ एक और छोटा सा डोर मौजूद था, यानी एक डोर के पीछे एक और डोर। इस डिस्कवरी के बाद ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि एयर शाफ्ट का काम सिर्फ हवा देना नहीं था, बल्कि ये शायद एक सील्ड पाथवे है जो किसी हिडन चैम्बर या किसी ऐसे राज तक ले जाता है जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपा कर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है, डोर्स खोलते हैं तो उनका आखिरी रास्ता जाता कहाँ है? सॉल्ट इनसाइड द पिरामिड। किंग चैम्बर के फ्लोर और वॉल्स पर एक थिक लेयर का सॉल्ट मिलता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल डेजर्ट सैंड या सॉल्ट नहीं है, बल्कि यह है ओसेनिक सॉल्ट जो यूजुअली समुद्र के पानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी पिरामिड के आसपास सी वाटर पहुंचता था या फिर ये सॉल्ट किसी एशियन वाटर बेस्ड रिचुअल का हिस्सा था जिसका जिक्र हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सॉल्ट
एक एशियन फ्लड का एविडेंस हो सकता है, एक ऐसा फ्लड जो हिस्ट्री से पहले हुआ हो और जिसका जिक्र सिर्फ मिथ्स में मिलता है। अगर ये सच है तो पिरामिड सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर नहीं बल्कि वो विटनेस है एक ऐसे नेचुरल डिजास्टर की जिसे ह्यूमन की कहानियों में सुना गया है। और फिर सवाल वही रह जाता है, क्या पिरामिड ने एक लॉस्ट चैप्टर ऑफ अर्थ हिस्ट्री अपने अंदर छुपाकर? हिडन अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स 1978 में एक रिसर्च टीम ने गीजा प्लेट्यू के नीचे एक वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क डिटेक्ट किया। इस डिस्कवरी के बाद सबसे शॉकिंग चीज ये हुई कि इजिप्टियन अथॉरिटीज ने सारी डिस्कवरी स्टॉप कर दी और उस पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ना तो कोई डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिक हुई और ना ही किसी इंडिपेंडेंट टीम को वहां दोबारा जाने की परमिशन मिली। लेकिन थ्योरीज कुछ और ही कहानी बताती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये अंडरग्राउंड नेटवर्क एक सिविलाइजेशन था, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पिरामिड से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और अगर ये सच है तो पिरामिड सिविलाइजेशन की शुरुआत नहीं बल्कि शायद एक रहस्य जो कंटिन्यूएशन है किसी और भी पुरानी और एडवांस सोसाइटी का। और फिर सवाल ये उठता है, अगर नीचे इतना कुछ छुपा है तो हमें उस तक जाने से रोका क्यों जा रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि हम जो ढूंढना चाहते हैं वो हिस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री को बदलने वाली सच्चाई हो सकती है। अब चाहे हम हर थ्योरी को देखें, ह्यूमन इंजीनियरिंग का मिरेकल, लॉस्ट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, पावर प्लांट या फिर एलियन कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें मिलकर एक बात बिल्कुल क्लियर करती है, पिरामिड ऑफ गीजा एक इंटरनल एजिमा है। मतलब इन्हें पूरी तरह समझना शायद उतना ही मुश्किल है जितना इन्हें बनाना कभी रहा होगा। हो सकता है जो सच है वो सिर्फ एक थ्योरी ना हो बल्कि इन सब का एक कॉम्बिनेशन हो। शायद असली जवाब आज भी उन पत्थरों के अंदर दबा हुआ है जो हजारों सालों से रेत, हवा और धूप झेलते आ रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि उनके अंदर छुपे हुए राज इतने बड़े हो कि अगर हमें कभी पूरा सच समझ भी आ गया तो हमें अपनी पूरी हिस्ट्री दोबारा लिखनी पड़ी। तब तक पिरामिड वहीं खड़े रहेंगे एक साइलेंट रीडल की तरह जो हमेशा इंसानियत को चैलेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा एडवांस है हम। लेकिन सवाल ये है कि हमसे पहले भी कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट एग्जिस्ट करता था।